नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं हूं अवधेश, आप देख रहे हैं न्यूज एट 10 और बात करेंगे उत्तर प्रदेश की सियासत की, जहां पर नया चित्रहार शुरू हुआ है। ये चित्रहार गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर है। इसके अलावा अमित शाह का मित्र वाला बयान भी वायरल है। पूरी कहानी उसके पीछे जो चल रही है सियासत की, वो भी हम आपको बताएंगे। तो शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात एयर इंडिया की। एयर इंडिया का एक और विमान आज मुसीबत में घिर गया। इस फ्लाइट ने दिल्ली से रांची के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन करीब 250 किलोमीटर की यात्रा के बाद वापस दिल्ली लौट आया। एयर इंडिया के विमान IX-1113 ने शाम 4:25 पर दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरी। तय समय के मुताबिक फ्लाइट शाम 6:20 पर रांची पहुंचने वाली थी, लेकिन करीब 250 किलोमीटर की हवाई यात्रा के बाद फ्लाइट वापस दिल्ली मुड़ गई। ये खबर सुनकर फ्लाइट में बैठे यात्री परेशान हो गए। बताया गया कि तकनीकी कारणों के चलते विमान को दिल्ली डाइवर्ट किया गया। हालांकि शाम 7:56 पर फ्लाइट ने एक बार फिर रांची के लिए उड़ान भरी। वहीं लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट पर एक बड़ा हादसा टल गया। रविवार सुबह सऊदी अरबिया एयरलाइंस का विमान जब लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंचा तो लैंडिंग के वक्त विमान के पहिए से चिंगारी और धुआं निकलने लगा। एयरपोर्ट स्टाफ की सतर्कता से सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। आप वीडियो में देख सकते हैं कि विमान के पहिए से धुआं निकल रहा है। धुएं और चिंगारी का पता चलते ही पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को सूचना दी। आनन फानन में फायर टीम मौके पर पहुंची और हालात पर काबू पाया। इसके बाद सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। सऊदी अरब का ये विमान जेद्दा से रविवार सुबह 6:30 पर लखनऊ पहुंचा था। बाद में सऊदी अरब की टीम के साथ मिलकर विमान की जांच की गई। सूत्रों के मुताबिक विमान के पहिए के ब्रेक पैड में हाइड्रोलिक सिस्टम में लीकेज की वजह से ऐसा हुआ। इसी वजह से पहिए से तेज धुएं के साथ चिंगारी निकलने लगी। सऊदी एयरलाइंस की टीम ने जांच के बाद ब्रेक पैड को बदला। हज यात्रियों की वापसी के दौरान सऊदी अरेबिया एयरलाइंस का विमान जेद्दा से यात्रियों को लेकर लखनऊ आता है। अहमदाबाद में 12 जून को हुए चमत्कार के एक नए वीडियो से यह वीडियो उसी रमेश कुमार विश्वास का है जो प्लेन क्रैश में सुरक्षित बच गए थे। विश्वास कुमार उस भीषण हादसे में इकलौते बचने वाले व्यक्ति थे और उस चमत्कार का एक नया वीडियो अब सामने आया है। 16 सेकंड के इस वीडियो में रमेश विश्वास कुमार आग की लपटों और काले धुएं के बीच एक और सुरक्षित बाहर आते दिखाई दिए। वीडियो में दिखा कि प्लेन गिर चुका था, आग लग चुकी थी, सड़क पर खड़े लोग चीख रहे थे। आग, धुएं और चीख पुकार के बीच सफेद टी-शर्ट पहने रमेश हाथ में मोबाइल लिए बाहर की ओर आते दिखे। इस दौरान उन्होंने किसी से फोन पर बात करने की कोशिश भी की। तभी एक शख्स उनके पास पहुंचा और उनको दूसरी ओर आने का इशारा किया। इस दौरान रमेश ने जलते प्लेन की ओर इशारा किया। शायद वो ये बताना चाह रहे थे कि वो भी इसी प्लेन में सवार थे। इसके बाद वहां मौजूद लोगों ने उनको वहां से हटाया। इसके बाद की तस्वीरें पहले ही आ चुकी हैं, जिसमें रमेश विश्वास कुमार कुछ लोगों के साथ आगे बढ़ते दिखे थे। अहमदाबाद में हुए जिस हादसे ने 270 लोगों की जान ले ली, उसकी जांच कहां तक पहुंची? हादसे की वजह आखिर क्या थी? क्या कोई तकनीकी खराबी थी या फिर इंसानी भूल से हादसा हुआ? इन सवालों के जवाब का इंतजार भारत ही नहीं, पूरी दुनिया कर रही है। लेकिन इससे पहले अहमदाबाद विमान हादसे से जुड़ी कई थ्योरी सामने आ चुकी है। हादसे के लिए अलग अलग वजहों को जिम्मेदार ठहराया गया, जैसे 787 ड्रीमलाइनर प्लेन के दोनों इंजन फेल हो गए थे, जिससे ये हादसा हुआ। वहीं कुछ एक्सपर्ट ने यह दावा किया कि यह हादसा लैंडिंग गियर को ऊपर उठाने की बजाय नीचे गिराने की वजह से हुआ। वहीं एक थ्योरी ये भी है कि लैंडिंग गियर की जगह फ्लैप को उठा दिया गया, जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ। कुछ लोगों ने यह भी दावा किया कि पक्षी या पक्षियों के झुंड से टकराने से यह हादसा हुआ, जबकि कुछ विशेषज्ञों ने हादसे की वजह मानवीय भूल को बताया। फिलहाल इस मामले की जांच जारी है। DGCA की अगुवाई में हादसे की तफ्तीश हो रही है। इसमें ब्रिटिश एजेंसी AAIB और अमेरिकी एजेंसी NTSB और FAA भी सहयोग कर रही है। साथ ही विमान बनाने वाली अमेरिकी कंपनी बोइंग की टीम भी जांच में जुटी है। अहमदाबाद में हुए विमान हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। दुनिया भर के एविएशन एक्सपर्ट्स अपनी अपनी राय रख रहे हैं और इस बीच अमेरिकी नेवी के पूर्व पायलट और जाने माने नेविगेशन एक्सपर्ट कैप्टन स्टीव ने अहमदाबाद हादसे की वजह पर बड़ा दावा किया है, जिससे इस हादसे के कारणों की पड़ताल में काफी मदद मिलेगी। जांच टीम में शामिल अधिकारी अब ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि 12 जून को अहमदाबाद एयरपोर्ट के पास हादसे से पहले आखिरी पलों में आखिर क्या हुआ था। DGCA ने कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर अपने कब्जे में ले लिया और छानबीन शुरू कर दी। इस बीच बोइंग की एक टीम अहमदाबाद पहुंची और हादसे वाली जगह से सबूत इकट्ठा किए। वहीं हादसे के बाद इमारत के ऊपर फंसे विमान के मलबे को उतार लिया गया। क्रैश होने के बाद विमान का एक हिस्सा इमारत के ऊपर ही फंस गया था, जिसे क्रेन की मदद से उतारा गया।
कल केदारनाथ में हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था और इस हादसे में 7 लोगों की मौत हुई थी। अब इस हादसे पर उत्तराखंड बीजेपी के प्रभारी दुष्यंत गौतम से सवाल किया गया तो भड़क गए और अजीब अजीब बातें करने लगे। उत्तराखंड सरकार ने सख्ती दिखाते हुए हेली कंपनी के कर्मचारियों पर एफआईआर दर्ज कर ली है, लेकिन बीजेपी के नेता सवाल पर भड़क जा रहे हैं। आप चलाइएगा थोड़ी, आप 2-3 अच्छी योजनाएं चलाइएगा, आप उड़ान बनाइए, कुछ हेलीकॉप्टर आप भी चलाइएगा अच्छी, जिसमें ना मरे लोग, गारंटी देके चलाइएगा। कैसे बनाएंगे? गारंटी देके चलाइए ना, आप तो महापुरुष हैं, चला सकते हैं, आप बना सकते हैं, आप ही चला सकते हैं, आपके हाथ में ही है मृत्यु को हाथ में रखना। यानी बीजेपी नेता कहना चाहते हैं कि हादसों के लिए कोई जिम्मेदार नहीं होता, जबकि कहा जा रहा है कि हेली कंपनियां नियमों को ताक पर रखकर मनमानी कर रही हैं और लोगों की जान जा रही है। उत्तर प्रदेश में आगरा कैंट से अगवा बच्चे को एक युवक के साथ ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर देखा गया। पुलिस की टीम ने बच्चे की तलाश तेज कर दी है। रेलवे स्टेशन से मिली सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि हरी शर्ट पहना एक शख्स बच्चे को प्लेटफॉर्म नंबर 4 से लोको शेड की ओर ले गया। जीआरपी को बच्चे की ऐसी कई फुटेज मिली है जिससे पता चला है कि अगवा हुआ बच्चा ग्वालियर में ही मौजूद है। अपहरणकर्ता की तलाश में आगरा जीआरपी की टीम ग्वालियर पहुंची है, लेकिन अभी तक कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। बच्चे की तलाश के लिए पुलिस शहर के सीसीटीवी खंगाल रही है ताकि अपहृत बच्चे का जल्द पता लगाया जा सके। अगवा किया गया बच्चा आगरा कैंट स्टेशन के नजदीक ही बस्ती में रहने वाला है। गुजरात के कई शहर भारी बारिश से बेहाल हो चुके हैं। नदी नाले उफान पर हैं और निचले इलाकों में पानी भर गया है। फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तस्वीरें गुजरात के महुआ पंथक इलाके की है। अचानक नदी में आई बाढ़ के बाद करीब 50 स्कूली बच्चे सैलाब में फंस गए। हालांकि बच्चों को सुरक्षित जगह पर भेज दिया गया है। भारी बारिश ने भावनगर और सौराष्ट्र रीजन में तबाही मचाई है। निचले इलाकों में पानी भरने से लोग घरों में कैद होकर रह गए हैं। ज्यादातर लोग घरों की छत पर चढ़कर जान बचाने को मजबूर हैं। यही नहीं, कई मोहल्ले भी पानी के आगोश में हैं। रोजमर्रा के कामों के लिए घर से निकले लोग पानी में तैरकर घर जाने को मजबूर हैं। गुजरात के राजुला में भारी बारिश के कारण रामतलिया और संजनाव नदियों में बाढ़ आ गई है। गाँव के लोगों को जलभराव का सामना करना पड़ रहा है। बारिश से महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई भी बेहाल है। हालांकि अभी सब कुछ नियंत्रण में है, लेकिन अगर बारिश होती रही तो हालात खराब हो सकते हैं। वाशी प्लाजा के ठीक पीछे वाली दीवार की गली पर सब कुछ सामान्य था। बारिश हो रही थी, लोग अपने रोजमर्रा के काम में व्यस्त थे, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ कि वहां पर मौजूद लोग डरकर भाग खड़े हुए। अचानक सोसाइटी की दीवार गिरने से कई दोपहिया वाहन जमींदोज हो गए, कई पेड़ जड़ से उखड़ गए, अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई। लोगों का कहना है कि सोसाइटी के अंदर ड्रेनेज की व्यवस्था नहीं थी, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है। देश के कई हिस्सों में भारी बारिश का कहर लगातार जारी है। बारिश की वजह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कहीं जलभराव देखने को मिल रहा है तो कहीं बारिश की वजह से हादसे हो रहे हैं। कर्नाटक के मंगलुरु में भारी बारिश की वजह से एक बड़ी दीवार गिर गई। यह हादसा सुवर्णा लेन के पास हुआ। दीवार गिरने की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई हैं। सीसीटीवी में दिख रहा है कि तेज बारिश हो रही है, तभी घर के सामने के कंपाउंड की बड़ी दीवार तेजी से भरभराकर गिर गई। दीवार गिरते ही तेज आवाज हुई। बारिश का पानी भी तेज रफ्तार से अंदर आया। जिस समय दीवार गिरी उस समय बाहर लगा खंभा भी गिर गया, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ। दीवार इतनी तेजी से गिरी कि बाहर लगे मेन गेट के 2 टुकड़े हो गए। गनीमत रही कि हादसे के समय आसपास कोई मौजूद नहीं था। रामनगर के कॉर्बेट नेशनल पार्क इलाके में पर्यटकों की गाड़ी बरसाती नाले में फंस गई। इसकी वजह से पर्यटक घंटों तक गाड़ी में फंसे रहे। बाद में रेस्क्यू करके टूरिस्ट को सुरक्षित बाहर निकाला गया। वीडियो में देख सकते हैं कि दोनों पर्यटक कॉर्बेट नेशनल पार्क में नाले के तेज बहाव में फंसे हुए हैं। पानी की रफ्तार काफी तेज है। पानी के बहाव के बीच गाड़ी नाले के किनारे पर फंस गई, जिसके बाद पर्यटक सामने की तरफ मदद की गुहार लगाने लगे। पार्क प्रशासन ने फौरन रेस्क्यू की कोशिश की, लेकिन पानी का बहाव बहुत ज्यादा था। बाद में बहाव कम होने पर दोनों पर्यटकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। सिक्किम में भारी बारिश के बाद कई नदियां उफान पर हैं। रोहतक नदी में एक युवक डूबने से बाल बाल बचा। प्रशासन ने हादसों को देखते हुए लोगों को बाढ़ वाले इलाकों से दूर रहने की सलाह दी है। वीडियो में देख सकते हैं कि एक युवक पानी की तेज धार में बह रहा है। दूसरा युवक रस्सियों के सहारे उसे बचाने की कोशिश कर रहा है। बारिश के पानी की रफ्तार इतनी तेज है कि युवक रस्सियों तक पहुंच नहीं पा रहा। जब स्थानीय लोगों ने युवक को डूबते देखा तो उसे बचाने के लिए नदी में उतर गए। एक युवक बार बार उसका हाथ पकड़कर किनारे की तरफ खींच रहा है। अचानक वो भी बैलेंस बिगड़ने से फिसल गया। पश्चिमी सिक्किम के रोहतक नदी में काफी देर तक युवक को बचाने का सिलसिला चलता रहा। बाद में किसी तरह से उसको रेस्क्यू कर लिया गया। हादसे के बाद लोगों को मानसून के दौरान पहाड़ी नदियों में जाने से बचने की सलाह दी गई।
जातीय जनगणना पर नई सियासत शुरू हो गई है। अधिसूचना जारी होने के बाद कांग्रेस ने सवाल पूछ लिए हैं कि कहीं मोदी सरकार जातीय जनगणना से पीछे तो नहीं हट गई। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर लिखा कि अधिसूचना में कहीं भी जातिगत जनगणना की बात नहीं कही गई है और न ही जाति आधारित सवालों को लेकर कोई जानकारी दी गई है। कांग्रेस ने पूछा, क्या मोदी सरकार आरएसएस के दबाव में जातिगत जनगणना से पीछे हट गई है? क्या मोदी सरकार हर बार की तरह फिर से वादा खिलाफी कर रही है? क्या नरेंद्र मोदी एक बार फिर देश की 90% आबादी को धोखा देने जा रहे हैं? इधर जातीय जनगणना पर चुनावी राज्य बिहार में भी सियासत गर्म है। ये तो दबाव में हम लोगों के ऑपोजिशन के दबाव में इन लोगों को करना पड़ा है और हुआ तो है नहीं। अमित शाह तो पूरा क्रोनोलॉजी समझाते हैं, अब ऐसे होगा, कास्ट सेंसस अब ऑनलाइन होगा, ये होगा, वो होगा। ये लोग खाली बकैती करते हैं। 30 अप्रैल को मोदी सरकार ने जातीय जनगणना की घोषणा की थी और अब जनगणना का नोटिफिकेशन जारी हो गया है, जिसमें बताया गया है कि 2027 तक जनगणना पूरी हो जाएगी। लेकिन नोटिफिकेशन में जातीय जनगणना का जिक्र न होने से सियासत गर्मा गई है। कल गृह मंत्री अमित शाह यूपी के दौरे पर थे। यहां पर वो सरकारी कार्यक्रम में शामिल हुए, लेकिन उनके दौरे पर यूपी की सियासत अब गर्मा गई है। रविवार को लखनऊ में 60,000 से ज्यादा पुलिस आरक्षियों को नियुक्ति पत्र दिया गया। इस कार्यक्रम में अमित शाह बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे, लेकिन इस कार्यक्रम के लिए योगी सरकार ने जो विज्ञापन छपवाया उसमें अमित शाह की तस्वीर नहीं लगी थी। विज्ञापन में सिर्फ सीएम योगी और पीएम मोदी की तस्वीर थी। हालांकि विज्ञापन में अमित शाह का नाम जरूर लिखा था। अब इसी पर अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए शायरी लिख दी। अखिलेश यादव ने लिखा, उन्होंने इश्तेहार में न लगाया उनका चित्र, उन्होंने किसी और को कह दिया मित्र। अखिलेश यादव ने मित्र शब्द का इस्तेमाल इस वजह से किया क्योंकि अमित शाह ने अपने संबोधन में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को मित्र बताया था। उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय और सफल मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी मेरे मित्र और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्रीमान केशव प्रसाद मौर्य जी। अब अमित शाह का मित्र वाला यही बयान फिर से यूपी की सियासत का तापमान बढ़ा रहा है। बिहार की राजनीति में जमाई पर सियासी जंग शुरू हो गई है। कल तेजस्वी यादव ने बिहार में जमाई आयोग के गठन पर तंज कसा था, तो आज एनडीए ने उन पर पलटवार कर दिया। तेजस्वी यादव ने एनडीए पर परिवारवाद वाला प्रहार किया था और कई लोगों के नाम गिनाए थे जिनके दामाद को आयोग में जगह दी गई। रामविलास पासवान जी के दामाद को आयोग में जगह मिली है, अशोक चौधरी जी के दामाद को आयोग में जगह मिली है, मांझी जी के दामाद को भी आयोग में जगह मिली है। अब चिराग पासवान की पार्टी ने तेजस्वी पर पलटवार किया है। जब आप नाबालिग थे तो खुद आप कमाई के जमाई बन गए थे, इतनी अकूत संपत्ति ली है और आज आप ज्ञान बांट रहे हैं। दरअसल एनडीए के नेताओं के करीबियों को अलग अलग आयोगों में जगह दी गई है और इसी को लेकर चुनाव से पहले सियासी बवाल खड़ा हो गया है। सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाले तेज प्रताप यादव का एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें तेज प्रताप यादव शिवलिंग के सामने बैठकर तपस्या करते हुए नजर आ रहे हैं। माथे पर चंदन और शरीर पर भगवा वस्त्र, भक्ति भावना के साथ भगवान भोलेनाथ के ध्यान में लीन तेज प्रताप यादव किसी भी संत की तरह तपस्या की मुद्रा में नजर आए। एक्स पर पोस्ट किए हुए इस वीडियो में बैकग्राउंड में ओम नमः शिवाय का जाप भी सुनाई दिया। वहीं इस वीडियो के कैप्शन में तेज प्रताप यादव ने खुद को महाकाल का भक्त बताया। इससे पहले तेज प्रताप यादव ने वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन का वीडियो भी पोस्ट किया था, जिस पर मंदिर प्रशासन ने जांच के आदेश जारी किए। मंदिर प्रशासन का कहना है कि तेज प्रताप यादव ने रेड जोन में वीडियो बनाया, जबकि वहां मोबाइल ले जाना प्रतिबंधित है। बिहार में बीजेपी सांसद के लापता हुए बेटे की तलाश पूरी हो गई है। पुलिस ने सांसद अशोक यादव के बेटे विभूति यादव को दरभंगा से सकुशल बरामद कर लिया, लेकिन अभी भी कई सवालों के जवाब ऐसे हैं जो मिलने बाकी हैं। मधुबनी से बीजेपी सांसद अशोक यादव का बेटा विभूति यादव अचानक लापता हो गया था। 24 साल के विभूति को आखिरी बार 15 जून को दरभंगा के बंगाली टोला में मौजूद सरकारी आवास के बाहर देखा गया। सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दिया कि विभूति हाफ पैंट और टी शर्ट पहनकर आवासीय परिसर में टहल रहा था। विभूति ने अपना मोबाइल और पर्स घर में ही छोड़ दिया था और इसी वीडियो के बाद से वो लापता हो गया। परिजनों को जब काफी देर तक विभूति का पता नहीं चला तो गुमशुदगी के पोस्टर छपवाए गए और पुलिस को सूचना दी गई। हालांकि पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए विभूति को दरभंगा के ही सिमरी इलाके से सकुशल बरामद किया, जहां वो बगीचे में बैठा हुआ था। विभूति दिल्ली में रहकर कानून की पढ़ाई करता है। 13 जून की रात को ही वो दिल्ली से दरभंगा आया था। अब पुलिस इस बात का पता लगा रही है कि विभूति घर से क्यों निकला और पूरी रात वो कहां रहा।
यूपी के सबसे बड़े अस्पताल का एक कारनामा चर्चा में आ गया है। दावा है कि इस अस्पताल ने बिना अनुमति के ही नसबंदी कर दी। अब कोर्ट के आदेश पर डॉक्टर्स के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। मामला लखनऊ के केजीएमयू का है। हरदोई के रहने वाले हेमवती नंदन का आरोप है कि बिना अनुमति के फर्जी हस्ताक्षर बनाकर उनकी पत्नी की नसबंदी कर दी गई। अब तक इस मामले में कोर्ट के आदेश पर केजीएमयू के तत्कालीन वीसी समेत 4 डॉक्टर्स पर एफआईआर दर्ज की गई है। दावा है कि 4 अक्टूबर 2022 को प्रसव के दौरान डॉक्टर्स ने महिला की नसबंदी कर दी थी, जबकि परिवार ने लिखित तौर पर नसबंदी से इनकार किया था। इसके अलावा इलाज के दौरान नवजात बच्चे की भी जान चली गई थी, जिससे परिवार परेशान हो गया। वहीं केजीएमयू प्रशासन का कहना है कि मुकदमा लिखने के मामले में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का पालन नहीं किया गया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।